हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल पेपर 2 हिंदी के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित होंगे, जिसमें हम प्रशासनिक हिंदी, प्रशासनिक पत्राचार, संक्षेपण, टिप्पण, प्रारूपण और प्रतिवेदन से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगे, उसी पे आधारित ही होंगे। लगभग हम इसमें 110 प्लस एमसीक्यू देखेंगे, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और पेपर 2 में भी आप 90 अंक प्राप्त कर सकेंगे। लगभग 90% आप अंक आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले मैंने प्रशासनिक जो प्रयोजन मूलक जो हिंदी है उससे संबंधित जो थ्योरी के वीडियो हैं उसको अपलोड कर दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसको आप देख लोगे। इसका मैं लिंक प्लेलिस्ट का लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लोगे। यदि आप हिंदी पेपर 2 के सारे वीडियोज एक साथ देखना चाहते हैं तो ये जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें लगभग मैंने 23 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो ये आप इसको चेक जरूर कर लोगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपने अभी तक कहानी, नाटक, उपन्यासों को नहीं पढ़ा है तो मैंने इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप इसको जाकर मेरे टेलीग्राम को चेक कर लोगे तो वहाँ पे ये जो सारे जो कहानी, नाटक, उपन्यास है वो मिल जाएंगे, उनको आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। या तो आप इसे टाइप कर सकते हो या फिर मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन करके जो जितने भी इंपॉर्टेंट जो नोटिस है, वीडियो के जो पीडीएफ्स होते हैं मैं यहीं पे अपलोड करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पत्र लेखन जो है, पत्र का जो लेखन किया जाता है वो कितने प्रकार के किए जाते हैं। तो हमारे ऑप्शन इस प्रकार है। तो पत्र का लेखन 2 प्रकार से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पत्र जो है वो नहीं है। पत्र के कई सारे टाइप होते हैं। सामान्यतः इनको हमने देखा कि 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, लेकिन इसे कई सारे भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पे आपको औपचारिक पत्र हो जाएगा, व्यावसायिक पत्र हो जाएगा, व्यक्तिगत पत्र हो जाएगा, लेकिन मौखिक पत्र नहीं होता है। ये आप कॉमन सेंस से भी इसको छाट सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि वो अनौपचारिक पत्र के किस भाग में प्यार के साथ का प्रयोग किया जा सकता है। तो कौन सा भाग में किया जाए, शीर्षक में आप करेंगे या फिर जो उद्घाटन है उसमें करेंगे या फिर समापन में करेंगे या फिर मुख्य भाग में करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका आंसर होगा। जो समापन भाग होता है पत्र का उसमें हम प्यार के साथ इसका शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि आप अनौपचारिक पत्र के प्राप्तकर्ता को कैसे संबोधित करेंगे। आप एक अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आप जो जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन आप कैसे करेंगे। तो प्रिय श्रीमान, मेरे प्रिय, या फिर प्रिय सर या मैडम, या हेलो मैडम। तो इसमें आप अनौपचारिक पत्र है तो आप इसमें ऑप्शन नंबर बी का लीजिए, मेरे प्रिय मित्र या फिर मेरे प्रिय दोस्त, ऐसा करके आप संबोधन कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि प्राप्तकर्ता पर वांछित प्रभाव डालने के लिए जो पत्र है वो कैसा होना चाहिए। पत्र आप लिख रहे हो तो जो भी आपका पत्र व्यक्ति पढ़ेगा तो उस पर एक प्रभाव पड़ना चाहिए। तो उसका जो पत्र का लेखन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो वो तो पहला उचित होना चाहिए, जो हमारा टॉपिक है उसी से संबंधित होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि उलझन में हो, ठीक है। और सटीक होना चाहिए, सटीक हो और प्रासंगिक हो, ठीक है। तो पत्र लेखन सटीक होना चाहिए और प्रासंगिक होना चाहिए। उसके बाद उसका जो व्याकरणीकरण जो होता है, व्याकरण जो उसमें होते हैं उसमें शुद्धि होनी चाहिए, तभी वो एक जो प्राप्तकर्ता है उस पर प्रभाव डाल पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर बनेगा। उपयुक्त तो सभी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक अच्छे पत्र में यह कौन सी चीजें हैं जो आवश्यक नहीं है। नई शब्द पे ध्यान दें। तो उचित अभिवादन, जो पत्र आप लिखेंगे उसमें उचित अभिवादन जरूरी होता है। विषय जो आप लिखेंगे उसकी स्पष्टता जरूरी है। यदि आप अस्पष्ट विषय लिखेंगे तो आपको जो पत्र जो पढ़ेगा व्यक्ति उसमें अस्पष्टता दिखेगी। तो ये जो होगा विषय की स्पष्टता होनी चाहिए। उसके बाद भाषा की स्पष्टता भी होनी चाहिए। भाषा जो होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है, लेकिन लैटिन उदाहरण ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लैटिन का उदाहरण आपको यहाँ पे देना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पत्र में कौन सा क्रम अपनाया जाता है। जो आप एक पत्र लिखोगे तो उसमें क्रम आपका कौन सा होना चाहिए। तो इसका जो क्रम होगा वो होगा शरीर, मानार्थबंद और नमस्कार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। इसको आप सीधा सीधा रट लोगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने की संभावनाएं होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेषक का पूरा पता निम्न में से किस प्रकार से आवश्यक है। प्रेषक का जो पूरा पता है होता है वो किस प्रकार से आवश्यक है। तो आप औपचारिक पत्र लिखते हो या फिर आप अनौपचारिक पत्र लिखते हो, दोनों पत्र में आपको जो प्रेषक जो लिख रहा है व्यक्ति उसका पता होना चाहिए, क्योंकि उसी पे आपको जवाब मिलेगा। पत्र जब आप लिखते हो तो उसका जवाब भी तो मिलना चाहिए ना। तो पत्र का जवाब किस पे मिलेगा, तो आप जो एड्रेस आप अपना दोगे, पता जो आप अपना दोगे वहीं पे मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा। ए और बी दोनों औपचारिक पत्र हो चाहे वो अनौपचारिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पत्र औपचारिक प्रकार का है। ठीक है, औपचारिक प्रकार का, तो माँ को आप पत्र लिखोगे तो ये औपचारिक थोड़ी है, मित्र को लिखोगे तो ये भी औपचारिक नहीं है, एक बेटा को लिखोगे तो वो भी नहीं, लेकिन संपादक को लिखोगे तो वो औपचारिक पत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ से जो तीसरा नंबर है वो सही हो जाएगा, संपादक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का पत्र जो है वो अनौपचारिक है। अनौपचारिक पत्र पूछा जा रहा है। तो अब व्यवसायिक पत्र जो होगा वो औपचारिक होगा, आधिकारिक पत्र हो वो औपचारिक है, संपादक को पत्र लिखोगे वो औपचारिक है, लेकिन यदि आप माता पिता को पत्र लिखते हो तो वो एक अनौपचारिक पत्र है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनौपचारिक पत्र में किस क्रम का अनुसरण किया जाता है। जब आप एक अनौपचारिक पत्र लिखते हो तो उसमें कौन सा क्रम आप लिखते हो। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे उसमें प्रेषक का पता, आप लिख रहे हो तो वहाँ पे आपका पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद तिथि लिखोगे, ये मैंने जो वीडियो प्रयोजन मूलक हिंदी है उसमें काफ़ी डिटेल से बताया है। उसके बाद उसका अभिवादन आप करोगे कि पूजनीय पिताजी या ऐसे करके कुछ लिख सकते हो। उसके बाद जो उसका जो होता है वो बॉडी पार्ट लिखोगे। ठीक है। तो ये लेटर के जो बॉडी पार्ट होता है उसके बाद उसका समापन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा। सबसे पहले आप पता लिखोगे, उसके बाद उसका तिथि लिखोगे नीचे, उसके बाद अभिनंदन जो उसको करते हैं पूजनीय पिताजी या फिर ऐसे कुछ लिख सकते हो। उसके बाद उसका बॉडी पार्ट लिखेंगे जिसमें हम उसके विषय की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि तुम्हारा स्नेहपूर्वक किस पत्र में लिखा जाएगा। तुम्हारा स्नेहपूर्वक किस पत्र में लिखेंगे। अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लिखेंगे वो अनौपचारिक पत्र में हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि औपचारिक पत्र में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब औपचारिक पत्र जो होता है वो खास करके कार्यालयों में यूज किया जाता है, तो आप इस तरह के जो शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवदीय जो है वो किस प्रकार के पत्र में लिखा जाता है। तो ये औपचारिक पत्र में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा आंसर हो जाएगा, औपचारिक पत्र में। अनौपचारिक में ऐसी जो शब्द है वो नहीं लिखा जाता है, ये जो सरकारी कार्यालय है उसमें ही लिखा जाता है। तो भवदीय कहाँ लिखा जाएगा, तो औपचारिक पत्र में। तो आप इसको याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही शैली कौन सी है। तो इसका जो सही शैली है वो आपका आज्ञाकारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर हो जाएगा आपका आज्ञाकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक पत्र का लहजा जो है वो कैसा होना चाहिए। जो लिखते हैं तो उसका लहजा क्या होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। औपचारिक पत्र का लहजा पूछा जा रहा है। तो औपचारिक स्वर, विनम्र स्वर, प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो औपचारिक पत्र में होना चाहिए, क्योंकि वो औपचारिक स्वर उसमें होना चाहिए। जो आप शब्दों का प्रयोग करेंगे वो औपचारिक होना चाहिए। उसके बाद उसमें शब्द जो होंगे वो विनम्र होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप जो शब्दों का उल जुलूल प्रयोग कर दें। उसके बाद वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, जो प्रत्यक्ष जो चीज़ें हैं उनमें बात होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक पत्र की जो भाषा है वो क्या होनी चाहिए। तो औपचारिक पत्र की भाषा होनी चाहिए रूपक नहीं, विश्लेषणात्मक नहीं, तर्कपूर्ण नहीं। जो इसका जो होना चाहिए उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर बनेगा। उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, तो वो स्पष्ट होनी चाहिए। जो थ्योरी के वीडियो है उसमें मैंने इसको सारे अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। औपचारिक पत्र की जो शैली है वो क्या होनी चाहिए। औपचारिक पत्र की जो शैली है वो कैसी होनी चाहिए। तो औपचारिक पत्र की जो शैली होती है वो अनौपचारिक पत्र पूछ रहा है, सॉरी, अनौपचारिक पत्र की जो शैली है वो कैसी होनी चाहिए। स्पष्ट, अतरंगा या स्पर्श, उसके बाद सरल या परिचित, या फिर इनमें से सभी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर बन जाएगा। स्पष्ट भी वो होना चाहिए। अनौपचारिक की बात कर रहे हैं, औपचारिक जब बात करेंगे तो उसमें स्पष्ट सिर्फ चला जाएगा, लेकिन यहाँ अनौपचारिक की बात कर रहे हैं जिस कारण से इसमें सरल और परिचित भी चलेगा। अतरंगा शब्द का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं, अतरंगा का स्पर्श भी हो सकता है, ये भी चलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ से हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप इसको याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्र खाली स्थान के महत्वपूर्ण साधन है। पत्र किसका साधन है, तो पत्र एक संचार का साधन है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संचार का ये साधन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्र लेखन खाली स्थान पार्टियों के बीच संचार किया जाता है, तो किसके किसके बीच, तो दो या दो से अधिक जो पार्टी होते हैं या फिर दो या दो से अधिक पीपुल होते हैं उनके बीच का जो संचार होता है वो किया जाता है पत्र से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक पत्र ऐसे पैटर्न का पालन करते हैं, औपचारिक जो पत्र होता है वो उनका क्या हो, पैटर्न उनका क्या होता है, तो उनका जो औपचारिक पत्र लिखने का जो पैटर्न होता है वो होता है कि उसमें नियम भी होना चाहिए, जो नियम हो वो फॉलो होना चाहिए, उसके बाद उसमें विनिमय भी होना चाहिए, उसके बाद उसमें औपचारिकता जो चीज़ें होती हैं, औपचारिक जो शब्द होते हैं उन सब का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप लिखते हो कि आपका ईमानदार पूर्वक जो कर्मचारी, जैसे आप किसी अपने आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आपका तबादला करवाना है, मतलब आपको ड्यूटी चेंज करवानी है, उसके लिए आप पत्र लिखोगे तो आप लास्ट में लिखोगे कि आपका ईमानदार कर्मचारी, आप ऐसे लिखोगे ना, तो वो औपचारिकता आपको निभानी पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक पत्र का प्रयोग किया जाता है, जो औपचारिक पत्र है उसका प्रयोग आप किस लिए करते हो, तो व्यवसायिक पत्र के लिए, सही है, आधिकारिक पत्र और रोजगार पत्र के लिए, ये भी सही है, उसके बाद परिपत्र के लिए, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। औपचारिक पत्र लिखते समय आपको हमेशा क्या करना चाहिए, जब आप एक औपचारिक पत्र लिख रहे हो, ये अनौपचारिक नहीं है, औपचारिक पत्र है, तो जब आप एक औपचारिक पत्र लिखते हो तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभिक अभिवादन जरूर होना चाहिए। आप जो है शब्द जो आप पत्र लिखते हो तो उसमें प्रारंभिक अभिवादन होना चाहिए, उसके बाद प्रिय श्रीमान या फिर सुश्री लगाइए, जो यदि महिला हो तो सुश्री लगाइए, या फिर उसका अंतिम नाम या प्रिय महोदय या प्रिय महोदया, यदि महिला हो तो महोदया। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि महिला के लिए महोदया शब्द का प्रयोग करेंगे या फिर सुश्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब वो जो विवाहित नहीं हो तो सुश्री। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है और बी दोनों सही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक पत्र में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें क्या है। जब आप एक औपचारिक पत्र लिखते हो तो उसमें सबसे जो जरूरी आपको चीजें हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, तो औपचारिक पत्र जो होना चाहिए वो संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है, और वो सरल भाषा उसमें प्रयोग होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, ये और ये तो ऑप्शन सेम ही है, तो ए और बी और सी तीनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है। आप किसी पत्र का कोई आप पत्र लिखते हो तो उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप प्रेषक का नाम लिखोगे, उसके बाद उसका तिथि लिखोगे, उसके बाद विषय आप लिखते हो, संबोधन लिखोगे, संबोधन के बाद विषय लिखोगे, और विषय के बाद आता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में आप कई सारे अनुच्छेद में इसको बांट देते हो, मतलब पैराग्राफ्स में इसको बांटते हो, उसके बाद समापन आप लिखते हो, वहाँ पे नाम लिखते हो, उसके बाद अपना वहाँ पे साइन करते हो। ठीक है, तो ये जो बॉडी पार्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है लेटर का, तो इसमें जो शरीर है ये आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, बॉडी पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप औपचारिक पत्र के मुख्य भाग को कैसे समाप्त करोगे। एक औपचारिक पत्र आप लिख रहे हो, उसके मुख्य भाग को यदि आपको समाप्त करना है तो वहां पे आप लिखोगे स्नेहपूर्वक आपका फलना, या फिर कुछ आपका कर्मचारी, ऐसा कुछ लिख सकते हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा, स्नेहपूर्वक आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपत्र जो है वो किस श्रेणी में आता है। ठीक है, परिपत्र से कई सारे रिलेटेड आपको सवाल मिलेंगे कि मतलब एक बार जब कई सारे जो राज्य हैं, मतलब भारत में 28 राज्य हैं, या फिर कई सारे कर्मचारी हैं, या कई सारे राज्य विभाग हैं, उनको एक साथ पत्र भेजा जाता है, मतलब कई सारे संख्या में, 100 की संख्या में यदि आप पत्र भेजते हो, राजकीय पत्र भेजते हो, तो उसको परिपत्र कहा जाता है। तो परिपत्र किस श्रेणी में आएगा, आधिकारिक पत्र होगा, या फिर कार्यालय पत्र होगा, व्यक्तिगत पत्र होगा, या पारिवारिक पत्र होगा, तो ये आधिकारिक पत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से इसका आंसर बनेगा, आधिकारिक पत्र। ठीक है। किसी भी रचना का एक भाग क्या होता है। ठीक है, किसी भी रचना, यदि आप रचना करते हो, ये मेरी रचना हो गई, तो इसका एक आधिकारिक भाग होता है पैराग्राफ। ठीक है, तो पैराग्राफ को अनुच्छेद बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र कौन सा है। यदि आप एक पत्र लिख रहे हो जिसमें उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग कर रहे हो, तो वो जो पत्र होगा वो कैसा होगा, तो वो अर्धशासकीय पत्र होगा, ये आप रट लोगे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही पत्र जब एक साथ कई सारे प्रेषितों को भेजा जाता है, मतलब प्राप्तकर्ता,
ठीक है, रिसीवर को भेजा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया, इसे परिपत्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षेपण में भाषा कैसी नहीं होनी चाहिए? ठीक है, संक्षेपण की भाषा कैसी नहीं होनी चाहिए? तो संक्षेपण की भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और विशेष होनी चाहिए, लेकिन कठिन नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन जाएगा, कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर विषय में याद दिलाने के लिए लिखा गया पत्र जो है वो क्या कहलाता है? ये यदि आपने एक पत्र लिखा है लेकिन उसका अभी तक उत्तर नहीं आया है तो उस विषय में आप उसको पुनः एक पत्र लिखोगे जिनमें आप याद दिलाओगे कि मैंने एक पत्र लिखा है जिसका आपने उत्तर अभी तक नहीं दिया है। तो ऐसे जो पत्र होता है उसको बोलते हैं अनुस्मारक। तो ऑप्शन नंबर सी आप याद रखोगे, अनुस्मारक पत्र इस टाइप के पत्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूप लेखन का अर्थ क्या है? प्रारूप लेखन का सीधा सा अर्थ होता है कि एक जो पत्र का एक कच्चा रूप आप तैयार करते हो। पत्र लिखने से पहले आपको पत्र एक लिखना है तो इसके लिए आप एक पहले प्रारूप तैयार करोगे। जैसे एक गाड़ी का डिजाइन करना है, ठीक है, एक जो इंजीनियर जो है, टेक्नोलॉजी के संबंधित जो इंजीनियर है, एक गाड़ी का डिजाइन कर रहा है, ठीक है, तो गाड़ी का डिजाइन करने से पहले उसका एक प्रारूप तैयार करता है। जैसे एक कलाकार है, ठीक है, एक कलाकार है तो वो कोई चित्र उसे बनाना है, कोई पेंट उसे करना है, तो इसके लिए वो अपने मन में पहले एक प्रारूप तैयार करेगा कि हमें किस टाइप का एक जो चित्र है वो बनाना है। तो प्रारूप सीधा अर्थ होता है कि एक कच्चा रूप तैयार कर लेना कि हमें क्या चीज करनी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। प्रारूपण, टिप्पण, प्रतिवेदन, इससे संबंधित यदि आपको कोई डाउट हो तो मेरा वो वीडियो आप देख लोगे, प्रयोजनमूलक हिंदी पार्ट 1 और प्रयोजनमूलक हिंदी पार्ट 2 को, उससे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु पत्र लेखन की विशेषता नहीं है? जब आप एक पत्र लिखते हो तो उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए और इनमें से कौन सी विशेषता उसकी नहीं होनी चाहिए? तो उसमें सरल भाषा शैली का प्रयोग तो होना चाहिए, विचारों की सुस्पष्टता भी होनी चाहिए और प्रभाव निबत्ती हुई होना चाहिए। मतलब उससे पत्र जो लिखे उससे पढ़ने वाले व्यक्ति पे प्रभाव पड़ना चाहिए, लेकिन उसमें चरमोत्कर्ष नहीं होना चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाषा का चरमोत्कर्ष आप प्रयोग कर ले, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल जन संचार माध्यम के अंतर्गत आता है। ईमेल किस प्रकार के जन संचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो वो आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो डी है यहां से आंसर बनेगा, आधुनिक दृश्य माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाता है, तो मैंने बताया था कि यदि कई सारे प्रेषितों को भेजा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? तो वो परिपत्र कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, परिपत्र। निम्नलिखित में से किसे सूचना संचार का एक अनौपचारिक चैनल माना जाता है? तो अनौपचारिक चैनल कौन सा है? तो वो अदृश्य कॉलेज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। इसको आप सीधा रट लो। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संचार के औपचारिक साधन कौन है? ठीक है, कम्युनिकेशन के औपचारिक जो साधन है वो कौन है? तो औपचारिक, अनौपचारिक वार्ता, प्रतिवेदन, ब्लॉग, सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर बी प्रतिवेदन और ऑप्शन नंबर डी सम्मेलन, ये दो हैं जो औपचारिक हैं, बाकी अनौपचारिक हैं। तो बी और डी कहाँ नजर आ रहा है? तो बी और डी यहाँ पे सी ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि prescript प्रतिवेदन सामान्यतः खाली स्थान की ओर ध्यान केंद्रित करता है। जो prescript प्रतिवेदन होता है वो किस ओर हमारा ध्यान केंद्रित करता है? तो वो तकनीकी पक्ष की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा आंसर हो जाएगा, तकनीकी पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मलेरिया उन्मूलन 1990-99 एक प्रतिवेदन को, इससे संबंधित एक प्रतिवेदन है जिसको खाली स्थान के तहत वर्गीकृत किया जाता है। ये किस प्रकार का प्रतिवेदन है? ये क्या ये प्रवृत्ति प्रतिवेदन है, समीक्षा प्रतिवेदन, या prescript प्रतिवेदन, या फिर शोध प्रतिवेदन? कौन सा इसमें आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए प्रवृत्ति जो प्रतिवेदन है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इसे आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुत्र के लिए उपयुक्त अभिवादन जो है वो क्या होगा? आप एक पुत्र को, अपने पुत्र को पत्र लिख रहे हो तो उसका जो अभिवादन क्या होगा? तो प्रणाम तो करेंगे नहीं, पुत्र को सादर प्रणाम भी नहीं करेंगे, नमस्कार भी नहीं करेंगे, तो शुभाशीर्वाद उसको देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। लॉजिकली आप इस जो प्रश्न है इन सबको आप लॉजिकली भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है?
तो मैंने बताया था कि वो परिपत्र होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितों को भेजा जाता है, बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो वो परिपत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। लैंग्वेज को बस चेंज किया जा रहा है। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? तो वो परिपत्र ही कहलाता है। कई सारे संख्या में भेजेंगे तो वो परिपत्र कहलाएगा। बार बार रिपीट हो रहा है लैंग्वेज चेंज करके। मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए पत्र आप जब लिखोगे, यदि आपने बल्बों का ऑर्डर किया लेकिन उसका निरस्तीकरण करना है तो वो सूचना देते हुए किसे पत्र आप लिखोगे? बल्ब विभाग को, उपभोक्ता विभाग को, अध्यक्ष महोदय को या संभरक को? तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर होगा। हम ये इससे संबंधित पत्र संभरक को लिखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जब कोई कार्यालय सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाता है, फिर से वही सवाल जो लैंग्वेज चेंज करके, तो परिपत्र इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुत्री के द्वारा माता को पत्र में कौन सा संबोधन लिखा जाएगा? एक पुत्री है जो अपने माँ को एक पत्र लिखती है तो प्रिय माताजी लिखेगी? नहीं। आदरणीय माताजी नहीं, आपको पूजनीय माताजी लिखना होगा। ये औपचारिक होता है, तो वो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संचार के औपचारिक जो साधन है वो कौन है? तो औपचारिक प्रतिवेदन होगा और सम्मेलन होगा। तो बी और सी, डी इसका सही होगा। तो बी डी कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में ये बी डी है, तो ये बी डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासकीय पत्र मतलब राज्य के द्वारा जो पत्र है, शासन के द्वारा जो पत्र है, उसके विषय के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो शासकीय जो शासक है वो आदेश दे सकता है, प्रार्थना तो वो नहीं कर सकता, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर हो जाएगा। वो निर्णय दे सकता है, वो नीति बना सकता है, लेकिन वो प्रार्थना नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी परिस्थानों द्वारा समान आपूर्ति व निर्माण आदि कार्य हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? मतलब सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा एक समान आपूर्ति या निर्माण से संबंधित कोई कार्य है, इसके हेतु आप पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हो, तो ये जो पत्र होगा वो क्या कहलाएगा? तो इसको हम निविदा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप एग्जैक्ट याद रखोगे, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको निविदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदरणीय महोदय संबोधन किस प्रकार के पत्र में प्रयुक्त होता है? कार्यालय पत्र, पारिवारिक पत्र, छात्रों को पत्र या फिर विज्ञापन? इस तरह से जो संबोधन जो होता है वो किस तरह में किया जाता है? तो वो आप कार्यालय में जब एक पत्र लिखोगे, सरकारी विभाग हो या फिर प्राइवेट कार्यालय हो, उसमें यदि आप पत्र लिखते हो तो वो संबोधन आप आदरणीय महोदय से करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोजन मूलक हिंदी का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं शब्द पे आप ध्यान देखें, तो वो वाणिज्यिक जो प्रयुक्ति होती है, वाणिज्यिक प्रयुक्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत नहीं आता। वैसे वैज्ञानिक भाषा प्रयुक्ति, कार्यप्रणाली प्रयुक्ति या फिर खेतीबाड़ी प्रयुक्ति, ये सारे जो है वो प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वाणिज्यिक प्रयुक्ति इसके अंतर्गत नहीं आता है। इससे संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे जो प्रयोजन मूलक संबंधित वीडियो है उसको आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? ठीक है, सरकारी पत्र नहीं है तो अनुस्मारक, अधिसूचना, आवेदन पत्र या फिर परिपत्र? तो आवेदन पत्र इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ये तो नॉर्मल एक पत्र होता है जो कि अनौपचारिक पत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? एक अधिसूचना है, उसका यदि प्रकाशन करना है तो वो प्रकाशन कहाँ होगा? तो गजट में होगा, समाचार पत्रों में होगा या फिर सूचना में होगा या फिर इनमें से तीनों कामों के लिए होगा। तो ये जो अधिसूचना से संबंधित जो पत्र होता है वो गजट में होगा, राज्य पत्र में होगा, जो भारतीय गजट होता है उसमें प्रकाशित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकरी चाहने के लिए, यदि आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए आप जो पत्र लिखोगे वो कौन सा होता है? तो वो आवेदन पत्र आप भरते हो। ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतक भारतीय गजटों में प्रशासनिक सरकारी नियम, आदेश, अधिकार या फिर नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में कौन सा पत्र जो है वो संबंधित होता है? तो इसका जो आंसर बनेगा वो अधिसूचना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा, अधिसूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य प्रपत्र में प्रकाशित होने वाले पत्र इनमें से कौन सा है?
जो भारतीय गजट है, गजेटेरियन जो भारत है, उसमें जो प्रकाशित पत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे अधिसूचना बोलते हैं। पिछला सवाल भी इसी से संबंधित था, तो बस लैंग्वेज चेंज था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पत्र व्यवहार में जो अभिनिवेदन है, जो समापन है, वो भवदीय का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने पहले भी बताया था, वो औपचारिक पत्र में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेश की सूचना है? कार्यालय का जो आदेश है वो किसके लिए निकाला जाता है? तो वो मंत्रालय के लिए निकाला जाता है, या फिर संबंध जो विभाग है उसके लिए निकाला जाता है, या फिर अनुभव के लिए निकाला जाता है, या फिर सभी के लिए निकाला जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर हो जाएगा, अनुभव के लिए। आप इसको एग्जैक्ट याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल जो किस जन संचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो वो आधुनिक दृश्य जो संसाधन है उसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाउंसर जो शब्द है उसके लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रचलित है? अनाउंसर जो शब्द है उसके लिए हिंदी में कौन सा शब्द है? तो वो प्रवक्ता होगा, निवेदक होगा, संवादक होगा, या फिर सूत्रधार होगा? तो इसका आंसर निवेदक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पत्र में विभिन्न विचारों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है? कई सारे विचार हैं जिनको एक साथ प्रस्तुत करना है, तो वो पत्र होता है, वो कैसा होता है? तो औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, सरकारी पत्र, प्राधिकृत पत्र, या प्रतिष्ठित पत्र। तो ये अनौपचारिक पत्र होगा, क्योंकि औपचारिक पत्र में आप कई सारे विचारों को एक साथ प्रस्तुत नहीं कर सकते हो, उसमें विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए जब आप एक औपचारिक पत्र लिखते हो, लेकिन अनौपचारिक में ये चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्र लेखन में पत्र के शीर्षक को क्या कहते हैं? जब आप एक पत्र लिखते हो तो वो जो पत्र का शीर्ष जो होता है, वो शीर्षक होता है, उसे क्या कहते हो? तो उसे विषय कहते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पत्र में सामाजिक परंपरागत श्रृंगारिक शब्दों, जो श्रृंगार शब्द मतलब जो शब्द वाक्य की खूबसूरती को बढ़ाएं, ठीक है, वाक्य को ब्यूटीफुल बनाएं, वैसे शब्दों का जो प्रयोग करते हैं जो सामाजिक परंपरागत हो, वैसे शब्दों का प्रयोग आप किस प्रकार के पत्र में करेंगे? तो सरकारी पत्र में तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो, औपचारिक अनौपचारिक पत्र में आप ऐसा कर सकते हो, प्रतिष्ठित पत्र में नहीं कर सकते हो, प्राधिकृत पत्र में नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, अनौपचारिक पत्र। नेक्स्ट है कि पत्र लेखन में अनुरोध करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? यदि आप अनुरोध कर रहे हो किसी से, तो ये कृपया क्या प्रयोग करोगे? कृपया, तो ये प्लीज का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्र लेखन में किस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया जाता है? जो भाषा है पत्र लेखन की वो कैसी होनी चाहिए? तो वो संक्षिप्त होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पत्र में श्री या श्रीमती का प्रयोग जो उसका उपयोग जो है वो किया जाता है? तो वो अनौपचारिक पत्र, प्रतिष्ठित पत्र, सरकारी पत्र, या फिर प्राधिकृत पत्र। तो इसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी, प्रतिष्ठित पत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्र लेखन में किस भाग में पत्र की शुरुआत होती है? पत्र की जो स्टार्टिंग आपको करना है तो वो किस भाग से करोगे? तो ये प्रारंभिक शब्द उसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पत्र में संवाद की संभावनाएं होती है? जब आप एक पत्र लिखते हो तो वो अनौपचारिक, जब एक पत्र लिखते हो तो उसमें संवाद होता है। आप एक पत्र लिखते हो औपचारिक, अनौपचारिक, तो उसमें संवाद की क्रिया होती है, जैसे जिसका स्थान आजकल जो सोशल मीडिया ने ले लिया है। तो पहले पत्र से वार्तालाप किया जाता था, तो संवाद किससे होता है? तो वो अनौपचारिक पत्र हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिप्पणी लेखन के लिए किस भाग में टिप्पणी का उद्देश्य मुख्य बिंदु प्रस्तुत किया जाता है? तो वो परिस्थिति भाग में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जो परिस्थिति भाग होगा। तो इसको आप एग्जैक्ट याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिप्पणी लेखन में संबोधन किस तरह से किया जाता है? आपको संबोधन करना है तो आप, हम, तुम, वे, तो इसमें आप से करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टिप्पणी लेखन के लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? तो मैंने पहले भी बताया है, वो भाषा जो है वो संक्षिप्त होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्रकार जो शब्द है उसके लिए अंग्रेजी में प्राभाषिक जो शब्द है वो क्या होगा? इस तरह से भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जो अंग्रेजी के अनुवाद से संबंधित होंगे, तो इनको भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट शब्दावली है। तो ये जर्नलिज्म होगा, जर्नलिस्ट होगा, जनरल होगा, फिर में मैगजीन राइटर होगा। तो ये जर्नलिस्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, जर्नलिस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्शन जो शब्द है उसके लिए हिंदी में पारिवारिक जो शब्द है वो क्या प्रयुक्त होता है? कैप्शन शब्द के लिए तो वो शीर्षक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा शीर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजेंडा शब्द के लिए कौन सा शब्द हिंदी में प्रचलित है? कार्यभार, कार्यपूर्ति, कार्य विभाजन या कार्यसूची? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा कार्यसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैचलर के लिए हिंदी में प्रयुक्त जो शब्द है वो कौन सा है? उपाधि, समापन, स्वायत्त या फिर स्नातक? तो ये उपाधि होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आप कंफ्यूजन में स्नातक मत टिक करिएगा, इसका जो आंसर होगा वो उपाधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट्स के लिए हिंदी में परिभाषिक शब्द होता है तो वो कौन सा होता है? कागजात, रसीद, दाखिल या फिर दस्तावेज? तो इसका आंसर जो होगा वो दस्तावेज होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोग्राफर जो होता है अब जो जीवनी लिखता है उसको क्या बोलते हैं? तो वो जीवनीकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा जीवनीकार। नेक्स्ट है कि इंटरव्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? साक्षात्कार, मुलाकात, रिपोर्टिंग या फिर आवेदन? तो ये ऑप्शन आसानी से साट लोगे आप। ऑप्शन नंबर ए साक्षात्कार इसका आंसर होगा। जो नेक्स्ट सवाल है कि सोर्स लैंग्वेज के लिए हिंदी में एक परिभाषिक जो शब्द है वो कौन सा है? सोर्स लैंग्वेज के लिए लक्ष्य भाषा या फिर मानक भाषा या फिर बोली भाषा या फिर स्रोत भाषा? तो सोर्स जो है वो स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे आसान से सवाल होंगे, आप आसानी से इसे लॉजिकली कर लोगे। ऑडियंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो ये श्रोतागण होगा या फिर दर्शकगण होगा या फिर प्रेक्षकगण होगा या फिर सभागण होगा? तो ऑडियंस उसको बोलते हैं जो सुनता है, ठीक है, तो ये श्रोतागण हो जाएगा। दर्शक सुनता और देखता दोनों को है। प्रेक्षक जो होता है वो इसका जो एस्टिमेट करता है, लेकिन हमें यहाँ पे ऑडियंस पूछा जा रहा है जिस कारण से हमारा आंसर श्रोतागण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कंक्लूजन के लिए हिंदी में एक परिभाषिक जो शब्द है वो कौन है? कंक्लूजन समाप्ति, समापन, सारांश या निष्कर्ष? तो कंक्लूजन के लिए आप यूज करेंगे समापन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ना कि सारांश या निष्कर्ष। तो समापन आप यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैगजीन को हिंदी में क्या कहा जाता है? मैगजीन को हिंदी में पत्र कहेंगे, साप्ताहिक कहेंगे या फिर पत्रिका कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, उसको पत्रिका कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिएशन को हिंदी में क्या कहते हैं? जो क्रिएशन होता है उसको हिंदी में आप क्या कहेंगे? मानसिक, सृजन, लेखन, निर्माण या फिर निर्मिति? तो इसको सृजन बोलेंगे, क्रिएशन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कमेंटेटर, ठीक है, कमेंटेटर आपसे पूछा जा रहा है कि कमेंटेटर को हिंदी शब्द में इसका कौन सा प्रयोग किया जाएगा? समीक्षक, आलोचक, निवेदक या फिर समालोचक? तो इसका जो आंसर होगा वो समालोचक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसको आपको एग्जैक्ट याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडल्ट एजुकेशन के लिए हिंदी में परिभाषिक जो शब्द है वो कौन सा है? तो वो पौध शिक्षा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ये एग्जैक्ट आपको पूछा जाएगा तो आप इसको याद कर लोगे। अप्राइजल के लिए हिंदी में परिभाषिक जो शब्द है वो कौन सा होता है? तो अप्राइजल के लिए ये मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के लिए हिंदी में परिभाषिक जो शब्द है वो कौन सा है? संपर्क, संचार, संवाद या फिर संदेश? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो संचार हो जाएगा, कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। जो नेक्स्ट हमारा सवाल है वो ह्यूमैनिटी है। तो ह्यूमैनिटी के लिए हिंदी में जो शब्द है वो आपको कौन सा है? तो वो मानविकी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा मानविकी, ना कि मानवता, मनुष्यता या फिर मानव। इसका मानविकी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूप मसौदा के लिए अंग्रेजी में कौन सा जो पारिभाषिक जो शब्द है वो प्रयोग किया जाता है? तो वो ड्राफ्ट, ठीक है। प्रारूपण मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है उस वीडियो में, तो उसको आप चेक कर लोगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकेडमिक गोल को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो एकेडमिक गोल को हिंदी में अध्ययन ध्येय कहा जाता है। अध्ययन का आपका उद्देश्य क्या है, आपका ध्येय क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनॉग्रेशन के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इनॉग्रेशन के लिए उद्घाटन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञापति, जो विज्ञापन आप देते हो उसके लिए अंग्रेजी में कौन सा परिभाषिक शब्द आपको प्रयोग करना है विज्ञप्ति के लिए? तो विज्ञप्ति के लिए आप बुलेटिन का प्रयोग करोगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ना कि एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। विज्ञप्ति के लिए आप फिर बुलेटिन का प्रयोग करोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्राचार के लिए एक को आवश्यक होती है, जो पत्राचार के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है, इस तरह से आप इस सवाल को देख सकते हो। तो पत्राचार के लिए आवश्यक होते हैं 2, मिनिमम तो 2 आवश्यक होने ही चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्र एक क्या है, तो पत्र एक संवाद है, ठीक है, पत्र से आप संवाद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्र व्यवहार को क्या कहते हैं, तो पत्र व्यवहार में आप क्या करते हैं, पत्राचार करते हैं, संदेशों का लेन देन करते हैं या फिर सूचना प्रदान करते हैं, तो ये पत्राचार कहा जाता है। पत्र व्यवहार जो होता है उसको पत्राचार आप कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि पत्राचार की जो भाषा है वो पत्र भेजने वालों को क्या कहते हैं, ठीक है, पत्राचार की भाषा में जो पत्र भेजता है उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि पत्र भेजने वालों को क्या कहा जाता है। तो पत्र भेजने वालों को प्रेषक कहा जाता है, मैंने कई बार इसको बताया है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यालय पत्राचार में स्वनिर्देशन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। कार्यालय पत्राचार आप कर रहे हो, उसमें स्वनिर्देश दिया जाता है, तो उसमें कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें कौन सा आप शब्द प्रयोग करेंगे। तो पीछे भी इससे संबंधित हमने सवाल देख लिया है, भवदीय, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका भवदीय हो जाएगा। औपचारिक जो पत्र लिखते हैं उसमें भवदीय शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि खाली स्थान पत्र का प्रेषित सामूहिक होता है, कौन सा जो पत्र होता है उसका जो प्रेषित जो होता है वो सामूहिक होता है, तो कई बार मैंने बताया है वो परिपत्र होता है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जो एक परिपत्र जो है वो कई सारे जो को भेजा जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सर्कुलर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर जो बी इसका आंसर हो जाएगा, सर्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता है इनमें से कौन सी नहीं हो, तो उसमें अनुप्रयुक्तता होनी चाहिए, ये उसकी विशेषता है, उसमें वैज्ञानिकता होनी चाहिए, ये उसकी विशेषता है, उसमें भाषिक विशिष्टता होनी चाहिए, ये भी है, लेकिन उसमें साहित्यिकता होनी चाहिए, साहित्य से संबंधित चीजें होनी चाहिए, वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यालय पत्र का बयान गया मसौदा जो है वो क्या कहलाता है, जो कार्यालय पत्र जो कहते हैं उसका एक ड्राफ्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, तो प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण या फिर प्लवन। तो जो आप ड्राफ्ट तैयार करते हो उसको प्रारूपण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसको मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है। पृष्ठ सज्जा को क्या कहा जाता है, तो पृष्ठ सज्जा को क्या कहते हैं, तो वो डिजाइनिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ वन लाइनर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, उनको देख लो कि ज्ञापन जो है वो किस प्रकार का पत्र है, तो ज्ञापन एक सरकारी शासकीय पत्र है, इसको आप याद रखोगे, ज्ञापन शासकीय पत्र है। किस कथन का विस्तार पूर्वक व्याख्यान को क्या कहते हैं, किसी कथन है उसका यदि आप विस्तार पूर्वक व्याख्यान करते हो तो उसको प्लवन बोलते हैं, इसको आप याद रख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोजन मूलक हिंदी का जो दूसरा नाम क्या है, तो वो कामकाजी हिंदी होता है, इसको भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट है कि कार्यालय पत्र का बनाया गया जो मसौदा है उसे क्या कहते हैं, तो उसको प्रारूपण कहते हैं, मैंने इसको डिस्कस कर लिया है। तो यही कुछ सवाल थे, लगभग यहाँ पे मैंने 110 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि हमने जिनमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी उनमें एक्सप्लेनेशन भी किया। बाकी हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे जो कुछ प्लेलिस्ट हैं उनको आप चेक जरूर कर लोगे, क्योंकि वो झारखंड सीजीएल के एग्जाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें को डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आपको स्क्रीन पे हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा, और जो प्रयोजन मूलक हिंदी है उसकी जो दोनों वीडियो है उसका लिंक दिख रहा होगा। तो चलिए आपसे उसी वीडियो में मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।